आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सही। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे शामली। दरअसल शामली में गन्ना अधिकारी को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। जिला शामली के जिला गन्ना अधिकारी विजय बहादुर सिंह को उनके ही ऑफिस में बंधक बनाने की खबर सामने आई है, जिसमें बकाया गन्ना भुगतान को लेकर भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष की अगुवाई में डीसीओ ऑफिस में धरना दिया जा रहा था, जहां किसानों ने जिला गन्ना अधिकारी को बंधक बनाकर गन्ना पेमेंट कराने की मांग की। आपको बता दें कि शामली जिले के 3 चीनी मिलों पर पिछले साल का 200 करोड़ बकाया है और इस साल का 230 करोड़ रुपए बकाया है, जिसकी मांग को लेकर किसानों का लगातार प्रदर्शन जारी है। भाई एक बात तो बताओ, मौसम खराब हो गया, हम आए थे, हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम था, पर धरना हमें कैंसिल नहीं करना था। भाई घर में तो घर वाले नहीं आने देते, ये पीछे नहीं है, जागतों की फीस नहीं जाती, हमें तो धरना देना पड़ेगा। भाई हम तो ठीक आएगा, बैठ गए, यहीं कब्जा रहेगा, इतना पेमेंट नहीं होता। लगभग 250 करोड़ तो पिछले सीजन का है और हजारों करोड़ इस सीजन का हो गया। लगभग 1500 करोड़ बाकी है। जितना भी पेमेंट के लिए वादा चीनी मिल की तरफ से भी इन लोगों ने किए थे, उनके आधार पर ही पिछले महीने इनकी FIR भी कराई गई अध्यासियों के खिलाफ, तीनों चीनी मिलों के, और आगे भी जो सख्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी और पेमेंट के लिए अभी भी प्रयास किया जा रहा है। फिरोजाबाद में व्यापारी नाराज नजर आ रहे हैं। दरअसल व्यापारियों ने मंडी शुल्क का विरोध किया है। तो यूपी के उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा ने मंडी शुल्क लगाया, जिसके विरोध में बुधवार को फिरोजाबाद में उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष अम्बेश शर्मा के निर्देशन में मंडी शुल्क के विरोध में शव यात्रा निकाली गई और उनका पुतला दहन किया गया, जिसमें यूपी उद्योग व्यापार मंडल की सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान व्यापार मंडल के लोगों ने अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा का पुतला भी दहन किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और 7 तारीख को हम प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर मंडी को बंद कराने का काम करेंगे। देखिए, हम मंडी शुल्क लगाने वाले अधिकारियों से ये आग्रह करते हैं, जैसे उन्होंने किसानों का कानून वापस लिया, ऐसे उन्होंने हम व्यापारियों पर जो कानून थोपा है उसे वापस लेने का काम करें, क्योंकि व्यापारी भारतीय जनता पार्टी का पोर्टल बोला जाता है। और हमारे जो पिता हैं उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यदि हम व्यापारियों को नहीं सुनेंगे तो वो किसकी सुनेंगे। हम उनसे फिर मांग करते हैं वो इस मंडी शुल्क को वापस लें, अन्यथा की स्थिति खराब हो जाएगी। एक जो है गाल में किसानों के प्यार किया है, एक गाल में चाटा मारने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, ये गलत है। यूपी में चुनाव नजदीक हैं और चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने कमर कस ली है। यूपी में रैली और यात्राओं से माहौल बनाने में जुटी बीजेपी ने अब चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें बीजेपी ने घोषणा पत्र का नाम लोक कल्याण संकल्प पत्र रखा है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से जनता के सुझाव लेने के लिए आकांक्षा पेटियां पहले ही भेजी जा चुकी हैं, जिसमें सुझाव आपका और संकल्प हमारा कार्यक्रम के तहत बीजेपी से प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी गोरखपुर स्थित विश्वकर्मा मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने कार्यक्रम में आए लोगों से संवाद किया। ये तो खिलवाड़ हो गया है, तो जैसे कि एक स्पोर्ट्स इवेंट कर रही हैं और कल कितना खराब हुआ। बरेली में आपने देखा नियर स्टैम्पीड हुआ, 1 दर्जन से ज़्यादा लड़कियां बहुत बुरी तरह से घायल हुई। जो हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन है उसने इसमें इंक्वायरी की मांग करी है। देखिए, खिलवाड़ कर रहे हैं क्योंकि इनके पास बेस है नहीं, ना कार्यकर्ता है ना वोट है, तो ये चाहते हैं कि महिलाओं को बरगलाएं, लड़कियों को बरगलाएं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की युवा नीति है, जो भारतीय जनता पार्टी की नई शिक्षा नीति है, जो भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण है, उनको सशक्त करने के लिए आपने देखा मिशन शक्ति जैसे कार्यक्रम किए गए, कानून व्यवस्था को ठीक किया गया। तो और सब तरफ आज महिलाओं के प्रॉपर्टी राइट्स उत्तर प्रदेश में संपत्ति अधिकार संचित है।
उन पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रलेखों में उनके नाम तेजी से लिखे जा रहे हैं संपत्तियों में, अपने पैतृक संपत्ति में। आज महिलाओं के नाम से शौचालय, आज महिलाओं के नाम से आवास, आज महिलाओं के नाम से जो हमारे आयुष्मान के कार्ड हैं उनको प्रमुख किया जा रहा है। जो स्वयं सहायता समूह हैं लाखों की संख्या में हो गए हैं और ये स्वयं सहायता समूह आर्थिक सशक्तिकरण का आधार बन रहे हैं। कोविड के दौरान इनको धन दिया गया तो महिलाएं सब समझती हैं। और मुझे नहीं लगता, पहले तो सिर्फ सांस्कृतिक कारणों से, धार्मिक कारणों से बीजेपी से जुड़ी थी, लेकिन अब तो उनके पास आर्थिक, सामाजिक। झांसी में सट्टा कारोबारियों पर पुलिस का डंडा चला है। आपको बता दें कि 7 लाख की नकदी के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। झांसी के थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत चल रहे अवैध सट्टे के कारोबार में कोतवाली पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुखबिर की सूचना पर एक मकान में मोबाइल के जरिए कुछ लोग हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे थे, जिस पर पुलिस ने सट्टा कारोबारियों के पास से 7 लाख रुपए के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। टोली फतेहपुर में लगभग 3 महीने पहले एक घटना हुई थी जिसमें एक युवक की खेत में कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई थी। उस घटना का सफल अनावरण पुलिस के द्वारा कर दिया गया है। इस घटना में जो वादिया थी वो ही मुख्य अभियुक्त के साथ सहअभियुक्त रही है। इसमें प्रेम प्रसंग में यह हत्या हुई है, जिसमें कुल्हाड़ी आला कत्ल बरामद हुआ है। साथ ही साथ जो कपड़े पहनकर हत्या करी गई थी वो बरामद हुआ है। अन्य इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के माध्यम से इस घटना का सफल अनावरण जनपद झांसी की पुलिस के द्वारा। अगली खबर झांसी से है, जहां एक दंपति ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। दरअसल झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुरम एरिया में एक अवैध पेठे की फैक्ट्री के मालिक से तंग आकर दंपति ने थाना कोतवाली में लिखित शिकायत पत्र दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि अर्जुन महाजन सुबह अपनी बालकनी पर खड़े होकर फोन पर बात कर रहा था। तभी फैक्ट्री मालिक ने गाली गलौज करते हुए उसको धमकाया और जान से मारने की धमकी देने लगा, जिससे उसके घर पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। अर्जुन महाजन ने बताया कि फैक्ट्री मालिक ने उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ भी की, जिसके बाद दंपति ने थाना कोतवाली में न्याय की गुहार लगाई है। मामला ये है कि हम घर पे गए, हमारे गलत तरीके से पेटा फैक्ट्री चलती है जिसकी कार्रवाई चल रही है, और हम छत पर पहुंचे अपने, तो बस नीचे से बस फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो उन लोगों ने देखा कि हम वीडियो बना रहे हैं। इसी कारण उन लोगों ने माँ बहन की गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी है और कह रहे हैं तुम्हारे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जान से मार देंगे, साफा सकार आ गई तो तुम्हारे ऊपर बुलडोजर चला देंगे तुम्हारे मकान पे। वो कल्लू से बाहर हैं, लक्ष्मीपुरम कॉलोनी में रहते हैं, जिससे हम लोग बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। उनकी रात दिन 24 घंटे मशीनें चलती रहती हैं, जिसके कारण हमारी मैडम की तबीयत खराब रहती है, उनके सर में दर्द बना रहता है। 5 बजे से फैक्ट्री चालू और कुछ कहते हैं तो बस 8-10 आदमियों को बुला के जान से मारने की धमकी देते हैं, जिससे हम कुछ कह ही नहीं पाते हैं। आज हम अचानक खड़े हुए तो उन्हें फिर आ गए हैं 4-6 जने, 8-10 गुम्मा उठा के मारा, और हमने उनकी वीडियो भी बनाई है। जान से मारने वाले मार रहे थे हमको, क्या नीचे आ जाते तो वो हमें जान से मार देते। और हमारे घर के जस्ट बगल में ही फैक्ट्री चलती है। सुबह ये कल्लू से भरे हैं, और क्या बोलते हैं, उनका घर मेरा जस्ट बगल में लगा हुआ, नीचे मेरे किराएदार भी रहते हैं, तो वो भी बहुत डिस्टर्ब होते हैं। ये फैक्ट्री 5 साल से चल रही है, हम लोग 5 साल से आए हुए हो गए हैं। शिकायत किसी से की है? नहीं, हाँ, ये अभी कर रहे हैं, 1 साल हो गए करते करते। अभी कंप्लेन का कोई भी वो नहीं हुआ, डीएम तक सब तक पेपर लगे हुए हैं हम लोग को। आज ये हुआ कि ये ऊपर छत पे खड़े हुए थे, फ़ोन में बात कर रहे थे, उनको लगा कि वीडियो बना रहे, सो ये गाली उन्हीं लोगों ने स्टार्ट की, गाली देने लगे। फिर दोनों तीनों मतलब 6-7 भाई आके कहने लगे कि आओ और क्या बोलते हैं, हम देख लेंगे तुम्हें, आज देख लेंगे, और गुम्मा उठा के भी मारने लगे। इसका हम लोगों ने वीडियो भी बनाया है, और ये लोग यह कह रहे हैं कि हम लोगों ने छेड़। देवरिया में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि युवक का शव बंधा हुआ था। देवरिया जिले के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम पीपरा चंद्रभान गांव के एक गड्ढे में रस्सी से बंधा युवक का शव मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस के पता करने पर ग्रामीणों ने बताया कि आपसी विवाद को लेकर अजय मिश्र नामक युवक, जो कि अहिल्या बुजुर्ग के निवासी थे, उसकी हत्या कर दी गई।
ताज नगरी आगरा में कोरोना वायरस की दहशत देखने को मिल रही है। दरअसल लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। तो ताज नगरी आगरा में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, जहां आगरा में लगातार चौथे दिन निकले कोविड के मामले बढ़ते हुए नजर आए, जिसमें आगरा में संक्रमितों की संख्या 177 पहुंच गई है। लेकिन आगरा में बढ़ते मरीजों के बावजूद लोग बेखौफ नजर आ रहे हैं, जिसके चलते आगरा प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कोविड-19 के नियमों का पालन करें। केस आया है वह मथुरा में कार्यरत हैं। उनका चूँकि जो एड्रेस है आधार पे वह सिकंदरा का है, इसलिए हमारे यहाँ दिखाया जा रहा है। बट ठीक है, केसेस तो अभी आएंगे और आज जैसे पिछले 24 घंटे में 64 या 65 केस आया है, एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ रही है। अतः जो कोविड का प्रोटोकॉल है, मास्क लगा के चलना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इसकी मैं आपके माध्यम से भी लोगों से अपील करूंगा। जो शासन स्तर पे और ज़िले के स्तर पे हम लोग अपनी सैम्पलिंग के लिए हम लोगों ने अलग से टीम और बढ़ा ली है। अभी टोटल 45 टीम कार्य कर रही थी, इसको आज 60 कर दिया गया और 30 और बढ़ा करके 90 किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे अपने हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जो बेड्स हैं वो तैयार कर लिए गए हैं। RRT बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी होती है, जैसे कोई रिजल्ट आता है विदिन 24 आवर्स टीम पहुँच जाए वहाँ पर, उनका बाकी लोगों का सैम्पलिंग कर ले और उनको जो हमारी मेडिकल किट है वो दे दे। इसके लिए भी हम लोगों ने संख्या बढ़ा ली है और इस RRT को बढ़ा के हम लोग 90 से 100 लेके जाएंगे। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने संभल में जनसभा की। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी विरोधियों पर जमकर बरसे। तो यूपी के संभल जिले में तीसरी बार जनसभा करने पहुंचे AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी जनसभा में बीजेपी और समाजवादी पार्टी समेत अन्य सभी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा, जिसमें ओवैसी ने कहा कि सभी पार्टियां सियासी सेकुलरिज्म के जरिए मुसलमानों को डराने और देश से बेदखल करने का काम कर रही हैं। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी पर भड़कते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों की कब्र पर अपना सियासी महल खड़ा किया है। ज्यादा 70% मुसलमान ऐसे हैं जो प्राइमरी लेवल तक तालीम हासिल नहीं किए। आप बताइए कि आपके 415 गांव हैं असमोली में, कितने इंटर कॉलेज खोले गए। मोहतरमा विधायक को माशाल्लाह मैं उनको मुबारकबाद देता हूं, पिंकी यादव को, कि आपने असमोली के मुसलमानों को और दलितों को बता दिया कि आप सिर्फ यादवों का काम करती है, मुसलमान और दलित का काम नहीं करती है। आपका शुक्रिया। आपने ये 5 साल में बल्कि 10 साल में आपने दिखा दिया। गोरखपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि गोरखपुर पुलिस ने 55 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। सर्विलांस पुलिस ने गोरखपुर के विभिन्न जगहों से गिरे हुए मोबाइलों को बरामद करने में सफलता प्राप्त की है, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन टाडा ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर बताया कि जिले में हुई मोबाइल गुमशुदगी का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके बाद गुमशुदगी की शिकायत पर मोबाइल खोने की जो शिकायत मिली थी उसको लेकर के पुलिस ने अभियान चलाया, जिसके बाद करीब 7.5 लाख के 55 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। जिसके बाद पुलिस ने मोबाइल फोन के मालिकों को मोबाइल दे दिया है। मोबाइल पाकर मोबाइल फोन के मालिक खुशी का इजहार करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके फोन उन्हें दोबारा मिल पाएंगे, लेकिन उन्हें दोबारा फोन मिल गए हैं। तो एसओजी टीम है और सर्विलेंस टीम है, उन्होंने कई मोबाइल बरामद किए हैं। तकरीबन 55 से ज़्यादा मोबाइल हैं जो कि कहीं गिर गए थे या गुम हो गए थे और लोगों ने पुलिस को एप्लीकेशन दिए थे ढूंढने के लिए बीते साल। वो सारे मोबाइल बरामद हुए हैं, पुलिस ने बरामद किए हैं और इनके अनुमानित मूल्य 7.5 लाख रुपए से ज़्यादा है। तो इसी को वापस उनके मालिकों को लौटाया जा रहा है और इसी संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। जी, इसमें सारे मोबाइल जो हैं कहीं गुम हो गए थे या गिर गए थे और पुलिस ने इसको सर्विलेंस के जरिए खोजा है और आगे जो इनके मालिक हैं मोबाइल के, उनकी जो तहरीर होगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जहां मोबाइल बरामद हुए हैं पुलिस ने बरामद करके इनको लौटाया जा रहा है और इसमें आगे कोई आपराधिक घटना अगर लिप्त पाए गए तो। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ।
देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।